नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। और आज फिर से हम लोग एक पॉलिटी के नए टॉपिक के साथ चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अनुसूची के बारे में। इसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया था, मतलब संविधान में क्या क्या बातें ऐसी कही गई थी जो जरूरी था। जैसे हम लोग देखेंगे जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसमें तीन बातें बताया गया, एक भाग, दूसरा अनुसूची और तीसरा बताया गया अनुच्छेद। ये तीन चीजों के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया कि इसमें भाग की संख्या 22 होगा, अनुसूची की संख्या 8 होगा और अनुच्छेद की संख्या 395 होगी। ये कब? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब इस चीज के बारे में बताया गया कि इसमें भाग की संख्या 22 होगा, अनुसूची की संख्या 8 होगा और अनुच्छेद की संख्या 395 होगा। लेकिन वर्तमान समय में यदि भाग की संख्या देखा गया है कि वर्तमान समय में भाग की संख्या कितना रह गया है तो 25 हो गया है और अनुसूची की संख्या देखा गया है तो 12 हो गया। जबकि अनुच्छेद के बारे में अभी कंफर्मेशन क्लियर नहीं है। कारण क्या है कि अनुच्छेद क ऐसे कर करके बहुत सारे अनुच्छेद बताए गए, इसलिए आपसे बस सवाल ये पूछेगा कि जब संविधान बना था या संविधान जब लागू हुआ था या मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो 395। मूल संविधान में कितने भाग थे तो भाग 22 थे और मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? 8। अब ये अनुसूची क्या होता है, भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, इसके बारे में समझिए। जैसे आप कोई भी किताब खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि एक सेक्शन बना हुआ है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, मतलब किसी चीज को अध्ययन करने के लिए एक सेक्शनों में बांटा गया है कि आपको किस किस सेक्शन में क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है। उसी को हम लोग क्या कहा गया, यहाँ पे भाग कहा गया। उसी तरह से संविधान में उलटने पर उसी तरह से अलग अलग सेक्शनों में बांटा गया। ऐसे ऐसे 22 सेक्शनों में या 22 भागों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 25। उसी तरह से जैसे आप किताब खोलते हैं तो आप देखते होंगे एक इंडेक्स बना होता है। इंडेक्स का मतलब एक सूची तैयार किया हुआ रहता है कि कौन सा चैप्टर कितना से कितना पेज नंबर में है, कौन सा चैप्टर कितना से कितना पेज नंबर तक है ना, कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है, इन सारे इंडेक्स के बारे में बताया। उसी तरह से इसमें भी अनुसूची में बताया गया कि कौन कौन चीज के बारे में बताया गया, इसके बारे में। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद क्या है। तो अनुच्छेद में आप देखते होंगे जैसे सरकारी वाले एनसीईआरटी आप बुक खरीदते होंगे तब देखते होंगे 2.1, 2.2, 2.3। जैसे हम दूसरा लेसन पढ़ रहे होते हैं, दूसरा भाग पढ़ रहे होते हैं तो हमको क्या देता है? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे करके जब दे रहा होता है तो मतलब हम समझ जाते हैं वह किस चीज को दर्शा रहा है। तो हिस्सा को मतलब अनुच्छेद के बारे में बता रहा है। तो मतलब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि भाग किसे कहते हैं, अनुसूची किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं। अब इसी में से एक टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, कौन सा? अनुसूची के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अनुसूची के बारे में कि अनुसूची क्या है। तो आपसे क्वेश्चन सबसे पहला चीज पूछेगा कि संविधान की अनुसूची कब लागू किया गया था। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान की अनुसूची भी लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हम लोग किस रूप में मनाए थे? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए थे और उसी दिन से आज तक वे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब उसके बाद समझते हैं कि आरंभ में कितने थे। आरंभ मतलब मूल संविधान में, है ना। जब संविधान लागू हुआ उसके बारे में बता रहा है ना। जब संविधान बना था, जब लागू हुआ था तो उसे मूल संविधान कहते हैं या आरंभ में संविधान कहते हैं। तो आरंभ में संविधान में कितने अनुसूची के बारे में बताया गया था? तो अनुसूची कितना? 8 के बारे में बताया गया था। कितने अनुसूचियों के बारे में बताया गया? अनुसूची 8 के बारे में। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में अनुसूची कितना है। तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12 के बारे में। तो हम 3 क्वेश्चन देख ले। पहला कि अनुसूची क्या होता है, अनुसूची की संख्या कितना है ना, इसके बारे में देखें। फिर अनुसूची को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। फिर हम लोग देखें कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितना था, वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, इसके बारे में देखें। अब हम लोग देखें एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसको 2 सेक्शन में अनुसूची को आपको पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे आपको 8 और 4 अलग करके, क्योंकि वर्तमान में जब मूल संविधान में 8 था लेकिन वर्तमान में तो 12 है, 4 को बाद में जोड़ा गया होगा। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि बाद में जोड़ी गई अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 4। बाद में जोड़ी गई अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 4। तो आप समझिए
तब बाद में जोड़ा गया कौन कौन, 8 तक तो हो गया 9 10 11 12, बाद में जोड़ी गई अनुसूची की कौन सा था 9 10 11 12 के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में एक एक करके कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है, पांचवी में क्या है, छठी में क्या है, सातवीं में क्या है ना, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला अनुसूची में कहता संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र मतलब हमारा जो संविधान बनाया गया उसमें बताया गया कि भारत देश जो है, कौन सा भारत देश जो है वह कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, कितने राज्य क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो आपको बता दे कि जब संविधान बना था तब तो कितने थे, तो तब राज्यों की संख्या कितने, राज्य की संख्या 14 था। राज्य की संख्या कितना था 14। कभी कभी क्वेश्चन राज्य को प्रांत करके देता है, राज्य को किस रूप में देता है प्रांत। प्रांतों की संख्या 14 बनाया और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा कहते हैं संघ शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश, संघ शासित प्रदेश की संख्या कितना बताया 6, मतलब शुरुआत में 14 था राज्य और संघ शासित प्रदेश 6 बनाए। इस तरह से शुरुआत है, लेकिन वर्तमान में बदल गए हैं। वर्तमान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसको ब्लू कलर से कर देते हैं कैलकुलेटर में, है ना। कितना वर्तमान में कितने हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो पहली अनुसूची में क्या बताया है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरा में बताया विशेष लोगों के वेतन के बारे में। अब विशेष लोग है कौन, तो विशेष लोग वो है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। विशेष लोग वो कौन है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मतलब उनके पद की चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीका से संविधान में चर्चा किया गया है। उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा पद, संवैधानिक पद कहते हैं। उसे कौन सा पद कहते हैं, संवैधानिक पद कहते हैं। और उसी संवैधानिक पद के बारे में कहा गया कि विशेष लोगों का वेतन। किसके वेतन, विशेष लोगों का वेतन में, जिसमें सबसे पहले वेतन के रूप में चर्चा की है हम किसके, राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारे भारत के सर्वोपरि या राष्ट्र के ही पति है, या राष्ट्र के कह सकते हैं हम लोग क्या कि राष्ट्र के प्रमुख है ना। राष्ट्र के प्रमुख है, भारत के प्रथम नागरिक है, या हमारे देश के प्रथम नागरिक है। उनके बारे में तो उनकी सैलरी कितना है, तो 5 लाख प्रति माह। उनकी सैलरी कितना है 5 लाख प्रति माह। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो उनकी सैलरी है 4 लाख प्रति माह। राज्यपाल के बारे में देखेंगे तो 3.5 लाख। जबकि सुप्रीम कोर्ट, किनके, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग कहते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितना है, तो उनके मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है 2.8 लाख, मतलब 2,80,000। 2.8 लाख मतलब 2,80,000। जबकि अन्य न्यायाधीश की वेतन की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की वेतन की बात करेंगे तो 2.5 लाख यानी कि 2,50,000। उसी तरह से हम लोग देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन की बात करेंगे तो 1.25 लाख प्रति माह, मतलब 1,25,000 प्रति माह वेतन है किनका, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। यहां तक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची में कहता है कि जिन लोगों का हम लोग सैलरी दिए ना, जिन लोगों का वेतन की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के शपथ की बात करेंगे। किसके बारे में, शपथ की बात करेंगे। तभी हम लोग देखें विशेष लोगों का वेतन कितना में, अनुसूची 2 में। विशेष लोगों का वेतन कितना में, अनुसूची 2 में। उसी तरह से विशेष लोगों का शपथ की बात करेगा तो कितना में कहेगा, अनुसूची 3 में कहेगा। कितना में कहेगा, अनुसूची 3 में। तो 2 और 3 में तो कोई दिक्कत नहीं। 2 में वेतन 3 में शपथ, 2 में वेतन 3 में शपथ, 2 में वेतन 3 में शपथ, है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं कितना में, अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में कहता है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आवंटन का मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किन किन आधारों पर होगा, कौन से राज्य में कितना सीट मिलेंगे, किस क्षेत्र में कितना सीट का बंटवारा होगा,
उसी के बारे में आवंटन। तो सीटों का आवंटन या सीटों का बंटवारा कितना में? अनुसूची 4 में। सीटों का बंटवारा कितना में? अनुसूची 4 में। या सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। मतलब कहां के सीट? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अब आप सोच रहे होंगे सर लोकसभा के सीटों का आवंटन के बारे में क्यों नहीं? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन इसलिए कहा ना क्योंकि राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, मतलब कि अस्थाई सदन है ना। परमानेंट हाउस के रूप में या अस्थाई सदन के रूप में किसे जाना जाता है? राज्यसभा को। मतलब वो कभी भी भंग नहीं होता है। जबकि हम जानते हैं कि लोकसभा हर 5 वर्षों के बाद भंग हो सकता है। कितना वर्षों के बाद? हर 5 वर्षों के बाद भंग हो सकता है, या बीच में राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे भंग किया जा सकता है ना। मतलब बीच में भंग करना मतलब टूट सकता है, कोई और सरकार बन सकता है बीच से, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बात किया है। कितना में? अनुसूची 4 में बात किया है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अनुसूची 4 और 5 एक साथ ध्यान रखिएगा। अनुसूची 4 और 5 दोनों में चर्चा SC ST के बारे में किया है। अनुसूची कितना में? सॉरी 5 और 6 के बारे में, 4 और 5 बोला गया। अनुसूची 5 और 6 में दोनों में SC ST के बारे में बात किया है। SC ST का मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना। अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST के बारे में बात किया। अब किसके बारे में बात किया है? SC ST के कौन सी चीजों के बारे में? तब प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, मतलब उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, उन लोगों का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान कितना में? अनुसूची 5 में। कितना में? अनुसूची 5 में किया गया SC ST के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। उसी तरह से अनुसूची कितना में है? 6 में कहता है, उसमें भी SC ST है, उसमें भी SC ST है, लेकिन स्पेशल किस्म का राज्य बताया गया। मतलब 4 ऐसे राज्य है जिसके बारे में बताया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में स्पेशल SC ST के प्रशासन के बारे में बात किया गया, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम लोग देख ले 5 और 6 किसके बारे में बात किया है? तब अनुसूची 5 और 6 प्रशासन के बारे में बात किया है। किसके प्रशासन? तो SC ST के बारे में। तो सिर्फ SC ST के प्रशासन और नियंत्रण कहेगा तब 5, लेकिन 4 स्पेशल राज्य लगा दिया तब 6। यदि 4 स्पेशल राज्य लगा दिया मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। यदि स्पेशल किस्म का राज्य लगा दिया तो ऐसी स्थिति में कितना अनुसूची होगा? अनुसूची 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनुसूची 6। अब चलते हैं हम लोग अनुसूची 7 में। कितना में चलते हैं? अनुसूची 7 में कहता है ये राज्य के केंद्र तथा राज्यों के लिए अधिकार का बंटवारा, या उसी को हम लोग कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। किसके बारे में? शक्तियों का बंटवारा के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? केंद्र तथा राज्यों के बीच कैसे कैसे शक्तियों का बंटवारा होगा, इस चीज के बारे में। मतलब कुछ ऐसे विषय बनाए गए हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र का शासन होगा, या केंद्र के द्वारा ही फैसला लिया जाएगा, या कुछ नियम ऐसे बनाए गए सिर्फ और सिर्फ राज्य ही उस पर फैसला ले सकता है, और कुछ नियम या कुछ विषय या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सिर्फ और सिर्फ कौन फैसला लेगा? राज्य, संघ, और एक ऐसे प्रकार के होंगे जिसमें दोनों मिलकर लेगा, है ना। तो उसी को अलग अलग नाम दिया गया है। यदि सिर्फ और सिर्फ केंद्र फैसला लेगा या केंद्र उस पर काम करेगा तो उसे संघ सूची के अंतर्गत रहेगा। उसे किस सूची के अंतर्गत? संघ सूची। यदि अकेला राज्य कोई फैसला लेता है तो उसे राज्य सूची के अंतर्गत। यदि कोई अकेला राज्य इस पर फैसला लेता है तो इसके किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। जबकि दोनों मिलकर लेगा, मतलब संघ और राज्य दोनों मिलकर लेगा, तो उसे हम लोग किस सूची के अंतर्गत रखेंगे? तो समवर्ती सूची, मतलब दोनों से मिला हुआ। किसके अंतर्गत? दोनों से मिला हुआ। तब पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस तरह से शक्तियों का बंटवारा या केंद्र और राज्य के बीच उसके अधिकार के बंटवारा की बात करेगा तो 3 तरीका से, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम लोग देखते हैं कि संघ सूची में कितने विषय पर काम करेगा। तो संघ सूची में 97 विषय पर कार्य करेगा। कौन?
केंद्र करेगा। राज्य सूची में राज्य कितने विषय पर काम करेगा, तो 66, जबकि 47 ऐसे विषय होंगे जिसमें दोनों मिलकर फैसला लेगा। मतलब 97 ऐसे विषय हैं जिसमें अकेला केंद्र फैसला लेगा, है ना। 66 ऐसे विषय हैं जिसमें अकेला फैसला राज्य लेगा, और 47 ऐसे फैसले हैं जो दोनों मिलकर लेगा, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। इसको हम लोग विषय के रूप में यहां पे क्या लिख देते हैं, विषय। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पीछे वीडियो को बैक करके या रिपीट करके आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है तो समझता। बाकी हम उम्मीद है कि अच्छी तरीका से समझ में आएगा। इस तरह से हम लोग 1 से लेके अनुसूची 7 तक देख लिए। कितना से कितना तक के, 1 से लेके अनुसूची 7 तक देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे 8 से लेकर के 12 तक के। तो आप लोग वीडियो से बने रहिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए और अगले वीडियो की ओर अग्रसर रहे।